गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम कक्षाओं के अंतर्गत मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा पिछली कक्षाओं में कि हमारे संघ सरकार, हमारी केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न प्रावधान, हमने राष्ट्रपति का अध्ययन किया, हमने हमारे लोकसभा राज्यसभा का अध्ययन किया। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इनके संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का, संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, आप अपने विषय का आनंद प्राप्त करें। तो आइए हम समझते हैं मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में विभिन्न प्रावधानों का जो हमारे संविधान के अंतर्गत लिखे हुए हैं। तो आइए देखिए, आप सभी को पता है और पिछले कई दिनों से हम राज्य व्यवस्था के अंदर ये पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में जो शासन व्यवस्था है, हमारे भारत की जो शासन व्यवस्था है और हमारे संविधान की जो विशेषता का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी मैंने आपको स्पष्ट किया था और अब भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारे देश में जो व्यवस्था अपनाई है हमारे शासन व्यवस्था की, वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी? संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से अपनाई है। अब इसमें क्या है कि इसमें दो प्रकार से, एक नाम मात्र की शक्ति धारित और एक वास्तविक शक्ति धारित, यानी राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र की शक्ति को धारण करते हैं और वास्तविक शक्ति होती है वो हमारे मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, तो आप देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो एक संवैधानिक शासक मात्र है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक शासक मात्र हैं, अर्थात नाम मात्र की शक्ति धारण करने वाले हैं। वास्तविक जो शक्तियां होती हैं डियर स्टूडेंट, वो किस में निहित होती हैं? हमारी कार्यपालिका में, हमारी मंत्रिपरिषद में। यहाँ पर मैं कार्यपालिका बोलूँ या मंत्रिपरिषद बोलूँ तो बच्चों आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं करना, दोनों एक ही बात है। कार्यपालिका का गठन किससे होता है? हमारी व्यवस्थापिका में से होता है। यहाँ पे मैंने आपको पिछली कक्षा में कैसे बताया था कि अमेरिका की तरह नहीं है कि अमेरिका में शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी मंत्री बना सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ब्रिटेन की तरह संसदात्मक शासन व्यवस्था है डियर स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे समझना है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में जो मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका का जो गठन होता है वो व्यवस्थापिका में से होता है और व्यवस्थापिका में आप देखेंगे हमारे दो सदन हैं, एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है। तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य या तो लोकसभा के या हमारे राज्यसभा के मेंबर होंगे, वहाँ से सदस्य होंगे। बात स्पष्ट समझ में आई? बाहर से कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बनेगा और अगर कोई मंत्री किसी को बना लिया है तो आगामी 6 महीने के भीतर या तो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर उससे बनना ही होगा, नहीं तो 6 महीने से ज़्यादा फिर वो अपने पद पर काम नहीं कर पाएगा। समझ आपको स्पष्ट हुआ कि हमारे जो संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसका गठन कहाँ से होता है? व्यवस्थापिका में से। बिल्कुल आपको आसानी से समझना है, किसी प्रकार का बिना कन्फ्यूजन किए आगे बढ़ना है हमें। ठीक है, अब देखो, अब इस शासन व्यवस्था में होता क्या है कि राष्ट्रपति के नाम पर सब कुछ शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही समस्त शक्तियों का उपयोग करती है, यानी सब कुछ शक्तियां किसके नाम से होगी? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति के नाम से ही समस्त शक्तियों का उपयोग किया जाता है। अब देखो, आप बोर्ड पे तुरंत देखो, बोर्ड पे क्या लिखा है? 53(1) 53(1) में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर बोर्ड पर कि संघ की कार्यपालिक शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। लिखा है ना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, ये लिखा हुआ है। 53 मैंने इसलिए आपको स्पष्ट बताया ताकि आपको किसी प्रकार के मन में एक प्रकार का ये मतलब बुद्धि नहीं रहे कि किस प्रकार से क्या क्या है। स्पष्ट कहता है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ हमारा पूरा भारत गणराज्य की संपूर्ण शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भी कार्य होंगे, जो भी जिस प्रकार से हमारी सरकार काम करेगी वो सब किसको संबोधित करके करेगी? राष्ट्रपति को संबोधित करके।
जो भी आदेश जारी होंगे राष्ट्रपति के नाम से, जो भी नियुक्तियाँ होंगी राष्ट्रपति के नाम से, जो भी बिल बनता है राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करेंगे, जो भी हर काम कौन करेंगे राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन इन सब कामों को कौन करेगा? सब काम तो राष्ट्रपति अकेले कर नहीं सकते। राष्ट्रपति तो केवल अपन उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उनको संबोधित करके काम करेंगे। सब कुछ शक्तियाँ उनमें निहित की गई हैं, लेकिन निहित उनमें की गई, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। आई बात समझ में? सब कुछ शक्तियाँ वो नहीं करते। तो यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों, यहाँ पर इसमें मंत्रिपरिषद का ही निहित है। ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होंगे। हेड ऑफ स्टेट कौन होंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होंगे? प्रधानमंत्री। अर्थात सरकार के प्रमुख कौन होंगे? प्रधानमंत्री। लेकिन राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। आप बात समझ में आई? यानी सरकार के जो प्रमुख हैं वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होंगे? कौन होंगे? बिल्कुल प्रधानमंत्री होंगे। समझ में आया? अब देखिए, अब समझते हैं मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। सबसे पहले मंत्रिपरिषद का गठन से संबंधित प्रावधानों को समझने का प्रयास करें। तो देखो, हमारे संविधान का मैंने यहाँ पे बच्चों आर्टिकल का लिखा है, क्योंकि ये जो आर्टिकल हैं 74 और 75 ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से पूरा हमें जो पूरा उल्लेख मिलता है वो यहीं से मिलता है। मंत्रिपरिषद का गठन कैसा होता है, सब कुछ पूरी जो इनकी स्रोत है वो यही है। इसलिए आपको मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा है 53(1) तो स्पष्ट समझने के लिए कि संघ की कार्यपालक शक्ति किस में नहीं थे? कि राष्ट्रपति में नहीं थे। ठीक है, फिर इस शक्ति का वो प्रयोग कौन किस प्रकार से करेगा, इसलिए 53 का तो मैंने आपको एक प्रकार का रेफरेंस दिया है, लेकिन आपको 74 और 75 ये सब याद करने हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। और जब आप इन सब को एक आर्टिकल वाइज लिखते हैं तो आपके एक स्मार्ट आंसर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही अच्छा मार्किंग में योगदान रहता है। तो आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छे ढंग से समझने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 74(1) से। तो देखिए 74(1) में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बात समझ में आई? क्या मैं लिखा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 74(1) मैंने आपको 75(1) बोल दिया, आपको 74(1) समझना है। 74(1) यानी 74(1) में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मैं रिपीट करके एक एक शब्द पे गहनता से डिटेल से आपको बताता हूँ। आपने 53(1) पढ़ा, क्या कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। इसका मतलब समझ गए कि जो भी शक्तियां हैं वो सब किस में निहित है? राष्ट्रपति में। लेकिन इनका प्रयोग कौन करेगा? तो संविधान में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 74(1) देखो आप, 74(1) देखो क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब 53(1) में लिखा हुआ है ना कि संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है 74(1) की भाषा को समझना आगे कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अर्थात राष्ट्रपति को सब कार्यों में सहायता अर्थात सब कुछ काम कौन करेगी? मंत्रिपरिषद होगी। और उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसलिए 74(1) एक बिल्कुल आपको याद करना है, बिल्कुल याद हमेशा रखनी है, हमेशा के लिए। आपके शिक्षा के क्षेत्र में तो ये आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके साथ साथ तो है ही उपयोगी, आपको जीवन में भी आपको समझने के लिए एक सफल नागरिक, कुशल नागरिक और राष्ट्र के प्रति जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि उसको अपने देश की शासन व्यवस्था का पता होना चाहिए कि मेरे देश की सरकार किस प्रकार से चलती है। तो आपको 74(1) बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेहद आसान है। आपको क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए कौन होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब इस मंत्रिपरिषद का गठन कहाँ से होगा? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा। आपको समझ में आ गया? मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे? ये लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, तो यहाँ से सदस्य होंगे और इस पूरी मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। बात समझ में आ गई?
फिर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। बेहद महत्वपूर्ण समझना है। राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है, जो मशवरा दिया है, जो परामर्श दिया है, उसके अनुरूप ही काम करना है। अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल मान लिया, लॉक कर दिया राष्ट्रपति को। कहने का तात्पर्य मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि यहाँ पर राष्ट्रपति ने मन से नहीं काम कर सकता। जो भी हमारी मंत्रिपरिषद ने सलाह दी है, परामर्श दिया है, मशवरा दिया है, जो बातें की हैं, वो उन्हीं के अनुरूप ही वो कार्य करेगा। अपनी मर्जी का कोई भी वो प्रयोग नहीं कर पाएगा। बात स्पष्ट हुई। तथा फिर भी ये समझने के लिए कह सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, एक बार इस टॉपिक पे पुनर्डिस्कशन कर लो, पुनर्विचार कर लो। लेकिन मंत्रिपरिषद दोबारा उसको भेज दिया है तो राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये बात आपको स्पष्ट तौर पर समझनी है। बात स्पष्ट हुई। एक बार कह सकते हैं कि प्लीज़ इस पर विचार करके मुझे भेजिए, लेकिन मंत्रिपरिषद ने दोबारा अगर विचार करके भेज दिया है तो फिर राष्ट्रपति के पास कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि उसको दोबारा पुनः भेज दे। नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ 74(1) में कि राष्ट्रपति बिल्कुल मंत्रिपरिषद के अनुसार, परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। यहाँ पर पूरी तरह से मानने के लिए बाध्य है कि जैसा मंत्रिपरिषद ने कहा है ऐसा ही काम आपको करना है। स्पष्ट हुआ। ये बातें 74(1) में कहती है। दूसरी 74(2) यानी 74(2) ये कहता है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। देखो, स्पष्ट तौर से कहता है कि किसी मंत्री ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है तो वो क्या सलाह दी है, ये किसी न्यायालय को जांचने का, जांच करने का, जानने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी गोपनीयता को स्पष्ट करता है कि क्योंकि देखो आपको पता है कि मंत्री मतलब राष्ट्रपति होते हुए हमारी संसद के अभिन्न अंग हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलते तब हमारी संसद पूर्ण होती है। ठीक है, एक बात ये। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था और हमारी अध्यक्षात्मक का जो मिश्रण किया है उसमें हमारी जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। न्यायपालिका का लोकसभा मतलब हमारी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कोई न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए ये स्पष्ट तौर पर प्रावधान संविधान में किया गया है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी। क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी तो क्या दी, ये जानने का न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। सलाह तो देनी पड़ती है, बिना सलाह तो काम ही नहीं चलता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आपस में सब मिलकर ही तो काम करते हैं। अब हर बार टांग अड़े हमारी न्यायपालिका कि क्या सलाह दी, ये जानने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए संविधान में स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है 74(2) में कि किसी भी प्रकार के मंत्रियों द्वारा जो भी राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श दिया जाता है उसकी जांच नहीं की जाएगी। ये हमारी बिल्कुल स्वतंत्रता को स्पष्ट करता है। ये 74(2) हो गया। तो आपको सभी को समझ में आ गया कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तथा प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। यहाँ पर वो पूरी तरह से बाध्य है। तो आपको 53 और 74 1, 2 दोनों स्पष्ट हो गए, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला 75। बेहद महत्वपूर्ण है, स्पष्ट तौर से आपको समझना आसानी से। देखो 75(1) है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंध में है। 75(1) में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए 75(1) क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब कई बार आपके मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि प्रधानमंत्री का कोई मनोनीत होते हैं कि क्या क्या, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों आपको बिल्कुल इस पर समझना, 75(1) समझ लेना। 75(1) की भाषा क्या लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब देखो हमारे देश में जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद में जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है उस बहुमत दल के जो नेता होते हैं उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। बात समझ में आ गई आपको?
कि लोकसभा चुनाव के बाद में जिस किसी दल को बहुमत मिला है लोकसभा में, उस बहुमत दल के जो नेता होते हैं उसी को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। तो बात समझ में आ गई डायरेक्ट तौर पे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिले, मिली जुली गठबंधन या मिला जुला जनादेश मिलता है, तो ये राष्ट्रपति की स्वाभाविक शक्ति है कि मैं किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करूं। लेकिन आमतौर पे जब बहुमत होता है तो स्पष्ट हो जाता है कि इस बहुमत दल का नेता कौन है, कि ये व्यक्ति है, तो इसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जो प्रधानमंत्री उसको नियुक्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद में जो अन्य मंत्रिपरिषद है उसका जो गठन करना है वो स्वयं राष्ट्रपति नहीं करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री सलाह देंगे। प्रधानमंत्री कहेंगे कि राष्ट्रपति महोदय, इन व्यक्तियों को, ये जो लिस्ट में लिखे हुए व्यक्ति हैं, इनको आप मंत्री बनाइए। बात समझ में आ गई? इन व्यक्तियों को ही मंत्री बनाना है। तो फिर वो जो लिस्ट देंगे उन्हीं को ही वो मंत्री के लिए शपथ दिलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। अगला जो लिखा है कि 75(2) में ये प्रावधान किया गया है, जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य हमारी संसद का, हमारी मंत्रिपरिषद का विश्वास उसमें होना। अगर कोई मंत्री है वो उसके खिलाफ काम करता है, हमारे संविधान के खिलाफ काम करता है, या किसी प्रकार का और भी किसी प्रकार के अतिक्रमण करता है, तो फिर उसको राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद वो धारण करेंगे। ये 75(2) में लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि 75(3) आर्टिकल 75(3) में क्या लिखा है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। बात स्पष्ट हुई? पूरी तरह से उत्तरदायी रहेगी। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। कौन? मंत्रिपरिषद। तथा राष्ट्रपति हैं वो सभी मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, उसके बाद वो कार्यभार संभालेंगे। तथा अगर कोई तत्कालीन समय में कोई संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसको आगामी 6 महीने के भीतर भीतर सांसद होना जरूरी है। अब देखो, कोई व्यक्ति है, योग्य है, कुशल है, उसको राष्ट्रपति ने मंत्री बना लिया, लेकिन हमारी वो संसद का सदस्य नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसको अगले 6 महीने के भीतर भीतर उसको हमारी संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अब आप देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये एक भारत के सफल ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको विदेश मंत्री बना दिया गया तब उस समय न तो हमारी लोकसभा के न राज्यसभा किसी के सदस्य नहीं थे। तो अब उसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान है कि आगे के 6 महीने, जिस दिन पद धारण किया है उससे 6 महीने के भीतर भीतर उसको हमारे यहाँ तो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर होना ही पड़ेगा। अगर मेंबर नहीं है तो फिर वो 6 महीने की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद वो पद से हटा दिया, यानी पद समाप्त माना जाएगा। ये उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था, ठीक है। दूसरा, अगर ये मंत्रियों के जो वेतन हैं, भत्ते हैं, ये राष्ट्रपति के आदेशानुसार या फिर संसद के कानून के अनुसार ही निश्चित किए जाते हैं। अर्थात आप देखेंगे विभिन्न मंत्रियों को जो भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलता है या जो भी सुविधाएं मिलती हैं, ये यहाँ तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार, यहाँ फिर हमारी संसद जो भी कानून बनाकर तय करेगी उसी के आधार पर उनको सब कुछ मिलेगा। तो ये थे लगभग हमारे मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में। लेकिन एक और समझना है, हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था। संशोधन किया था 91वें संविधान संशोधन द्वारा। उसमें ये प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद का जो निर्माण है वो कितना किया जाए, क्योंकि पहले जब होता था तो कई प्रकार के धार्मिक, सामाजिक समीकरणों को तालमेल बैठाने के लिए मंत्रियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही थी। तो इससे बचने के लिए क्या किया, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो कुल संख्या है वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये प्रावधान कर दिया गया है। यानी कुल हमारी जो लोकसभा की संख्या है उसकी 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद का निर्माण नहीं होगा। ये हमारे 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समावेश किया गया। तथा ये भी किया गया कि अगर कोई दल बदलू व्यक्ति है उसको भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अर्थात संसद की सदस्यता से उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये हमने समझा आज की कक्षा में हमारे मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में प्रमुख प्रावधान।